नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बड़ी बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में पेयजल, जंगलों की आग और चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही है, साथ ही जिस तरह से वन अग्नि की घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इन तमाम मसलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और किस तरह से आगे कार्य योजना बनानी है, रोड मैप कैसे बनाना है, इसको लेकर रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो पेयजल, जंगलों में जिस तरह से आग की घटनाएं सामने आ रही हैं और चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, इन तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है, तो इस बैठक को ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बैठक करने वाले हैं, कितने बजे बैठक शुरू होगी? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वनाग्नि को लेकर एक समीक्षा बैठक यहां पर करेंगे। वर्चुअल रूप से ये बैठक यहां पर होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास पर है, तो ऐसे में दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वह यहां पर इस समीक्षा बैठक से यहां पर जुड़ेंगे। जो राज्य के अधिकारी हैं, खासतौर पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं, उनसे उन कार्य योजनाओं का फीडबैक लेंगे कि अभी तक किस प्रकार से वनाग्नि को नियंत्रित करने के प्रयास राज्य में किए गए, जो अभी तक के जो कारण रहे उन कारणों को किस प्रकार से आगे निस्तारित करने का काम यहाँ पर किया गया है, ताकि जो जंगलों की आग है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। और जो कारक है इसके, यानी खासतौर पर जो वनाग्नि के जो कारक हैं कि जंगलों में जो आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, उनसे किस प्रकार से निपटने का प्रयास यहाँ पर विभाग की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही जो रिहायशी इलाकों तक आग पहुँचने की जो संभावना है, उसे कैसे सबसे कम यहाँ पर किया जा सकता है। जंगलों में आग बुझाने का जो रेस्पॉन्स जो टाइम है, उस टाइम को कैसे कम से सबसे कम यहाँ पर किया जा सकता है, उन सब चीज़ों की जानकारी आज मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर लेंगे। अब से कुछ देर में, यानी बैठक का समय 11 बजे से यहाँ पर नहीं था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते उस बैठक में अभी ये बैठक शुरू नहीं हो पाई है। अब से कुछ देर में बैठक यहाँ पर शुरू होगी। सचिवालय में राज्य शासन जो अधिकारी हैं, राज्य के जो अधिकारी हैं शासन के, वो यहाँ पर बैठेंगे। वन विभाग के जो आला अधिकारी, खासतौर पर प्रमुख वन संरक्षक यहाँ पर बैठेंगे। सचिव वन विभाग के जो है आर.के. सुधांशु, वो यहाँ पर रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी राधा तुड़ी यहाँ पर रहेंगी। कोशिश यह रहेगी कि जो राज्य में जो योजना इस समय वन विभाग की तरफ से बनाई गई है वनाग्नि को नियंत्रण करने की, उस पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जा सके। जंगलों की जो आग है उसको बुझाकर जो वन संपदा जो नष्ट हो रही है लगातार इस आग के चलते, उसको यहाँ पर नियंत्रित किया जा सके। तो यह समझा जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री की इस बैठक के बाद वन विभाग के जो अधिकारी होंगे वो हरकत में जरूर आएंगे और जो एक्शन प्लान होगा वो धरातल पर उतरता नजर आएगा और जंगलों की आग पर प्रभावी कार्रवाई होती नजर आएगी। जी बिल्कुल। अब जिस तरह से उत्तराखंड में आजकल जो स्थानीय लोग हैं वो जंगलों की आग से परेशान है, आप बने रहिएगा। बड़ी खबर बता दें, जंगलों की आग से जुड़ी है बड़ी खबर। बढ़ते तापमान के साथ आग का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जंगलों में आग की गति पर नहीं लग रहा है विराम। 24 घंटे में 64 जगहों पर आग की घटनाएं सामने आई है। गढ़वाल में 30 जगहों पर आग लगी है। वहीं अगर कुमाऊं की बात करें तो 29 जगहों पर वन अग्नि की घटनाएं सामने आई है। वन अग्नि क्षेत्र में 5 जगहों पर आग लगी है। अब तक फायर सीजन में 868 जगहों पर आग लगी है। तो आग के चलते 1080 हेक्टेयर जंगल राख हो चुका है। जंगलों की आग से 3 लोगों की भी मौत हुई है, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और फायर सीजन की बात करें, फायर सीजन लगातार जारी है, ऐसे में बढ़ती हुई गर्मी और तापमान के साथ ये जो आग का दायरा है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करने वाले हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में इस फायर सीजन में अब तक 800 से ज़्यादा वनाग्नि की घटनाएं रिपोर्ट की जा चुकी है। इस जो वनाग्नि की घटनाएं अब तक इस फायर सीजन में हुई है, उसमें 1000 से ज़्यादा जो जंगल हेक्टेयर है, 1000 से ज़्यादा का जो हेक्टेयर जंगल है वो जलकर यहाँ पर प्रभावित हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि विभाग को 20 लाख से ज़्यादा वन संपदा का नुकसान अभी तक इन घटनाओं में यहाँ पर हो चुका है। और ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी भी शुरुआती समय इसे कहा जा सकता है, क्योंकि तापमान में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है और खासतौर पर मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में, यानी आने वाले 3 से 4 दिन जो होंगे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और वो सबसे ज्यादा विभाग के लिए चिंताजनक विषय बन सकता है, क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ साथ जो जंगलों की जो आग है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी और उस पर नियंत्रण पाना विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी। जो कई क्षेत्रों में कह सकते हैं, चाहे आपका कुमाऊं का नैनीताल वाला क्षेत्र हो, जो नैनीताल रेंज वाला, या फिर चमोली या फिर पौड़ी गढ़वाल के कुछ जो क्षेत्र है, वहां पर जो वनाग्नि की जो घटनाएं अभी तक हुई है वो विभाग के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना है। नैनीताल में अभी भी ये कह सकते हैं कि कल देर शाम से जो नैनीताल के पास खुरपाताल के जंगलों में जो आग लगी है उस पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। चमोली में भी इसी प्रकार से कई ऐसी जगह हैं जंगलों में जहां पर आग पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया गया है और ये बड़ा चिंता का विषय। आज मुख्यमंत्री जब अपनी समीक्षा बैठक यहाँ पर करेंगे वन विभाग के अधिकारियों के साथ, तो जरूर इस विषय को यहाँ पर रखेंगे कि पहले से ही जो कार्य योजना बनानी चाहिए थी विभागीय स्तर पर, उन कार्य योजनाओं को बनाने में देरी कहां पर हुई है। विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं अभी तक कर पाए, ताकि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई यहां पर की जा सके। क्योंकि उत्तराखंड प्राकृतिक वन संपदाओं से भरा हुआ राज्य है, 70% से ज्यादा भूभाग वनाच्छित प्रदेश में आता है। तो ऐसे में यहाँ का जो अमूल्य जो वन संपदा है वो अगर इसी तरीके से जलकर राख होंगी तो सरकार को भी और विभाग को भी बड़ा नुकसान यहाँ पर होगा। जी, अब जिस तरह से गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जंगल जो हैं जल रहे हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक वन अग्नि पर काबू नहीं पाया जा सका है। क्या माना जाए, आखिर कमी कहां पर आ रही है? क्योंकि बैठकें हो रही हैं, इससे पहले भी वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की थी, लेकिन आखिर कमी जो दावे प्रशासन की तरफ से करे जा रहे हैं वो धरातल पर क्यों नहीं दिख रहे? कमी कहां पर रह जा रही है? देखिए, कमी सबसे बड़ी जो है वो अधिकारियों की उस कार्य योजनाओं पर है जो धरातल पर उतर नहीं पाती है। कागजों में पूरी कार्य योजना बना ली जाती है, एसी कमरों में बैठकर वो कार्य योजनाएं बनती है, लेकिन धरातल पर जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी विभाग के पास है वो है मैन पावर की और इक्विपमेंट्स की। वो अभी तक विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा सकता है। ग्रामीणों के साथ, या जो कह सकते हैं कि वन प्रबंधन समितियां जो बनानी चाहिए थी, जिनका गठन पूर्व में हो जाना चाहिए था, वो अभी तक ये कह सकते हैं कि अभी भी उस दिशा में विभाग आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 400 वन समितियों का गठन यहाँ पर हो पाया। ऐसे में जो प्रोत्साहन राशि देने की बात सरकार कर रही है वो कई वन समितियों को अभी तक मिल नहीं पाई है। तो ऐसे में जो इक्विपमेंट्स वहां पर होने चाहिए थे, या जो जन सहभागिता बढ़ाने की बात विभाग की तरफ से ऐप की जा रही है, उसको लेकर अवेयरनेस पूर्व में की जानी चाहिए थी, लेकिन उन सब चीजों में बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। और यही वजह है कि अब कई ग्रामीण जो ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतें हैं वो वन विभाग का सहयोग नहीं कर पा रही है और उसके चलते जो वनाग्नि की जो घटनाएं वो लगातार आगे बढ़ रही है। विभागीय स्तर पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बैठक करने वाले हैं अधिकारियों के साथ, क्या माना जाए इस बैठक में कुछ एक्शन प्लान या कुछ रोड मैप निकल के सामने आ सकता है कि किस तरह से आगे वन अग्नि की घटनाओं पर काबू पाया जा सके, घटनाएं ना बढ़े और जो जिन क्षेत्रों में आग लगी है उसे लिमिट किया जा सके? इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जाएगा? देखो, ये समझा जा सकता है कि आज की समीक्षा बैठक के बाद वन विभाग के जो अधिकारी होंगे वो धरातल पर उतरते हुए नजर आएंगे। पूर्व में मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए थे उन निर्देशों की भी समीक्षा यहाँ पर होगी। पूर्व में मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि सभी डीएफओ को अपने अपनी रेंज में जाना होगा, धरातल पर यानी फील्ड में रहकर उन कार्य योजनाओं को इम्प्लीमेंट यहाँ पर करना होगा, उन कार्य योजनाओं का इम्प्लीमेंट करना होगा जो वनाग्नि को नियंत्रित की जा सकती थी, उसकी भी समीक्षा यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जानी चाहिए, यानी नोडल अधिकारियों के साथ साथ में जो कर्मचारी है उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी, ताकि वनाग्नि को समय रहते हुए नियंत्रित किया जा सके। और आज उन सब चीजों की समीक्षा यहाँ पर होगी कि विभागीय स्तर पर किन किन लोगों को अभी तक लापरवाही के मामले में दोषी किया गया, या फिर किन अधिकारियों की जिम्मेदारी अभी तक सही संतोष उनके कार्य पर संतोष नहीं किया जा सकता, उन सब चीजों की समीक्षा यहाँ पर होगी। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब आज पूरी तरीके से एक्शन मोड में यहाँ पर आएंगे तो वन विभाग धरातल पर भी उतरेगा, जमीन पर उतरकर उस प्रभावी कार्य योजनाओं को इम्प्लीमेंट भी करता हुआ नजर आएगा। जो वनाग्नि जो घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है उस पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। बिल्कुल अभय, यानी कि बढ़ती हुई गर्मी के साथ जो ये बढ़ती हुई वनाग्नि की घटनाएं हैं ये परेशानी बनी हुई है। ऐसे में आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।
देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए 12 फर्जी वेबसाइट्स को साइबर पुलिस ने बंद किया है। हेली सर्विस के नाम पर ये फर्जी वेबसाइट्स चल रही थी। एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस को इनके बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने हरकत में आते हुए, सख्ती दिखाते हुए 12 फर्जी वेबसाइट्स को बंद करवाया। पिछले साल भी 64 फर्जी वेबसाइट्स को बंद कराया गया था। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो अभय, यहां पर देहरादून पुलिस की बात करें या साइबर सेल की बात करें, सख्त रुख अपनाते हुए फर्जी वेबसाइट्स को यहां पर बंद किया गया है। और देखने को भी मिलता है कि जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है तो कई सारे लोगों को ठगा जाता है। देखिए, उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, ये जब भी शुरुआत यहाँ पर होती है चारधाम यात्रा की, तो साइबर ठगों की निगाह हमेशा ऐसे श्रद्धालुओं पर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ने लगती है जिनको अपने साजिश के तहत उनको अपना ठगी का शिकार यहाँ पर बनाते हैं। ऐसे में साइबर पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे जो साइबर ठगी के जो मामले हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सके। जो ऐसे जो गिरोह है उन गिरोहों पर नकेल यहाँ पर कसी जा सके। और यही वजह है कि लगातार साइबर पुलिस की जो निगरानी है वो आगे बढ़ रही है और उससे कई सफलताएं भी यहाँ पर मिल चुकी है। अब ये कह सकते हैं कि 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ये कह सकते हैं कि हेली सेवाओं की जो बुकिंग है वो भी यहाँ पर हो रही है। और जिस प्रकार से श्रद्धालुओं में उत्साह है, उस उत्साह में किसी प्रकार का कोई खलल ना डले, बल्कि साइबर ठगी के चलते उन श्रद्धालुओं का उत्साह यहाँ पर परेशानी में ना बदले, इसलिए साइबर पुलिस की तरफ से, उत्तराखंड पुलिस के माध्यम से लगातार ऐसी वेबसाइट पर यहाँ पर निगरानी बनाई जा रही है जो ठगने का काम यहाँ पर करती है। साइबर ठगी के मामले पर शिकारियों को, अपने ये कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं को शिकार बनाती है। ऐसी 12 फर्जी वेबसाइट को यहाँ पर बंद करने का काम साइबर पुलिस की तरफ से यहाँ पर कर लिया गया और आगामी दिनों में भी ये कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार की कोई फर्जी वेबसाइट यहाँ पर सामने आ पाती है जिसके माध्यम से ठगी का शिकार श्रद्धालु यहाँ पर हो रहे हैं, तो उन पर भी नकेल कसने का काम साइबर पुलिस की तरफ से किया जाएगा। हम ये बता सकते हैं कि पिछले साल जब चारधाम यात्रा की शुरुआत यहाँ पर हुई थी तो उस सीजन में कह सकते हैं कि 64 ऐसी फर्जी वेबसाइट्स को भी बंद करने का काम साइबर पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया था, जिन्होंने कई लोगों को अपने साइबर ठगी का शिकार यहाँ पर बनाया था। चारधाम यात्रा में हेली सेवा के नाम पर उनके साथ ठगी करने का काम उनकी तरफ से किया गया था। ऐसे कई लोगों को भी गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया गया था और अभी सिर्फ शुरुआत यहाँ पर हुई है। आने वाले दिनों में पुलिस की और शक्ति यहाँ पर बढ़ेगी। लगातार जो सोशल मीडिया या फिर ऐसे जो वेबसाइट्स है उन पर जो निगरानी है साइबर सेल की, वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु के साथ साइबर ठगी ना हो। चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहा है वो साइबर ठगी का शिकार ना हो जाए, इसको देखते हुए पुलिस कई तरह के अभियान भी चला रही है और सख्त रुख अपनाते हुए कई वेबसाइट्स को भी बंद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कुछ दिनों बाद चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज होने वाला है। भगवान की पहली झलक पाने के लिए भक्तजन पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े हैं। हर कोई भगवान के दर्शन करने के लिए उत्साहित है। बरेली के जवाहपुर में धर्मेंद्र गंगवार अपने पुफेसे भाई आकाश गंगवार के साथ पैदल ही केदारनाथ के लिए चल पड़े हैं। 22 अप्रैल को निकले दोनों भाइयों का कहना है कि महादेव के दर्शन पाने के लिए वो बेहद बेताब है। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी देहरादून पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसके चलते कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर सर्विस एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और खाई में गिरे सभी लोगों को खाई से रेस्क्यू कर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून हायर सेंटर भिजवाया। तो मसूरी देहरादून हाईवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें अनियंत्रित होकर एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक जो युवती है वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसका इलाज देहरादून अस्पताल में चल रहा है।
वहीं मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सुनील सोनकर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, जिस तरह से मसूरी में ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला जिसमें कार जो है गहरी खाई में गिर गई, 5 लोगों की मौत हो चुकी है, एक जो युवती है वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, उसकी अभी मौजूदा हालत कैसी है? देखिए, अगर बात करी जाए तो जो युवती अभी दूर अस्पताल में इलाज चला है, हालत चिंताजनक बनी हुई है और डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से उसकी जान बचाई जा सके। फिलहाल ये पूरा हादसा सुबह करीब 6 बजे का है, जब देहरादून से मसूरी की ओर ये कार झड़ीपानी रोड से आ रही थी, अचानक ये मोड़ पे अनियंत्रित हो गई। इसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें 4 युवक और 2 युवतियां थी। 4 युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 युवतियों को देहरादून ले जाया गया था, जिसमें से एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि देहरादून जो IMS स्कूल कॉलेज है उसके ये छात्र थे और एक DIT की छात्र इसमें थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुनील, हादसे की मुख्य वजह क्या मानी जा रही है यहाँ पर? देखिए, अगर बात करी जाए तो सुबह का समय था और अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, परंतु तीव्र बैंड था और बैंड के होस्ट। सुनील, जैसा आपने बताया, जो पांचों ये जो 6 लोग थे जिनमें 5 जिसमें 4 लड़के थे और 2 युवतियां थी, क्या ये उत्तराखंड के ही रहने वाले या किसी बाहरी राज्य के हैं, क्योंकि IMS में पढ़ते थे? जी नहीं, ये बाहर के हैं, कुछ हरिद्वार के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश मेरठ के भी रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक पूरी डिटेल सामने नहीं आ पाई है, परंतु ये सब IMS के स्टूडेंट थे और इसमें से एक स्टूडेंट पास आउट हो गया था। जी ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं निकाय चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने जनता का समर्थन जुटाने की पहल शुरू कर दी है। पार्टी की तरफ से देहरादून नगर निगम में इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसमें देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों में पार्टी अपना अभियान शुरू करेगी और जनता के सामने बीजेपी के निगम बोर्ड की पोल खोलने का काम करेगी। चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों कमर कस चुकी है, लेकिन बीजेपी ने जहां एक बार फिर मोदी के नाम पर इस चुनाव लड़ने का काम किया, विकास के नाम पर जनता से वोट मांगने की शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अब जनता का समर्थन जुटाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से नगर निगम के सभी 100 वार्डों में जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जाएंगे। जनता को बताया जाएगा कि पिछले चुनाव में जो बीजेपी ने वायदे किए थे, उन वायदों की आज क्या हकीकत है, धरातल पर कितना काम हुआ, उसको लेकर जनता को जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव की जो सियासत है वो जोरों पर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के नेता जनता को लामबंद करने का काम यहाँ पर करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनाव को लेकर यहाँ पर जुटी हुई नजर आ रही है, तो ऐसे समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव का जो रण होगा वो भी रोमांचकारी होगा और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जब निकाय चुनाव की रणभेरी यहाँ पर बजेगी तो बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर चुनाव को लेकर आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन इंडिया वाइस देहरादून। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।